सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 4, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। देखो, आपने 1991 के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी कि इंडिया बैंकरप्ट होने वाला था, इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचे थे, इंडिया के पास इतने फॉरेन रिजर्व बचे थे कि इंडिया केवल 2 दिन अपना काम चला सकता था, 1 महीने अपना काम चला सकता था, इंडिया बैंकरप्ट होने वाला था। ये बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी 1991 के बारे में। उसके बाद आपने सुना होगा कि हमने 1991 के बाद ना बहुत सारी डेवलपमेंट की, जिसकी वजह से आज हम 2023 में टॉप 5 इकोनॉमी बन चुके हैं वर्ल्ड की। तो हमने ये सारी चीजें कैसे की, हमने 1991 के अंदर क्या क्या चीजें की जिसकी वजह से आज हम इस पायदान पे खड़े हैं, तो वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूं। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिए, जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहाँ पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो इस चैप्टर का टॉपिक 1 हमारे पास आता है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये क्या था देखते हैं। देखो, 1992 के टाइम पे क्या हुआ ना, जो इंडियन इकोनॉमी थी उसके हाल बेहाल थे, यानी कि वो अच्छे से नहीं चल रही थी और जो हमारी कंट्री थी वो बैंकरप्ट भी होने वाली थी। तो जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी ना, उसने क्या सोचा कि हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है। उसके लिए ना उस टाइम की गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए। क्या लिए? कुछ डिसीजंस लिए। उन डिसीजंस को हमने क्या बोला? उन डिसीजंस को हमने बोला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये क्या थे? ये कुछ डिसीजंस थे जो उस टाइम की गवर्नमेंट ने लिए। क्यों? क्योंकि 1992 में हमारी जो इकोनॉमी थी वो अच्छी नहीं चल रही थी और इवन जो इंडिया था वो बैंकरप्ट भी होने वाला था। तो ये डिसीजंस क्या थे? ये मेनली 3 डिसीजंस थे। सबसे पहला डिसीजन क्या था? लिबरलाइजेशन। दूसरा क्या था? प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा क्या था? ग्लोबलाइजेशन। तो ये कुछ मेन डिसीजंस थे जो कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने लिए। क्यों लिए? क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी थी वो अच्छी नहीं चल रही थी और पूरा जो इकोनॉमी थी उसको हमें क्या लाना था? ट्रैक पर लाना था। तो ये मेन 3 डिसीजंस थे जिनके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है और जो कि उस टाइम की गवर्नमेंट ने लिए थे। इन सारे डिसीजंस को हमने क्या बोला था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला था। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? कुछ डिसीजंस, डिफरेंट पॉलिसी डिसीजन या फिर कुछ चेंजेस किए थे जिसकी वजह से क्या हो? क्रिएट हो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इंक्रीज हो प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो एफिशिएंसी, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी वो और ज़्यादा अच्छा चलने लगे।
इसके अंदर मेनली 3 डिसीजंस थे। क्या क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों क्या थे अभी थोड़ी देर में हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 3 डिसीजंस थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। अभी हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो अच्छी नहीं चल रही थी, उसकी वजह से पड़ी। मतलब कि अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो कौन सा होता है? जो कि गवर्नमेंट ओन करती है। जो भी गवर्नमेंट ओन कंपनीज थी, गवर्नमेंट ओन डिपार्टमेंट्स थे, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी। इंक्रीज डेप्ट बर्डन, हमने बहुत ज़्यादा उधार पैसा लिया हुआ था, जिसकी वजह से हमारे पास बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था और हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी उस बर्डन की वजह से। प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस में आ जाता है, उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे एक्सपोर्ट है वो तो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और जो हमारे इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो उस टाइम का हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो क्या था? माइनस में था, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा था कि हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही। माइनस में था मतलब कि जो हमारे एक्सपोर्ट थे वो बहुत कम थे और जो हमारे इंपोर्ट थे वो बहुत ज़्यादा थे। हम सामान बहुत ज़्यादा मंगा रहे थे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, लेकिन हम भेज कुछ भी नहीं रहे थे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही थी। और क्या क्या डिसीजंस थे जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े? सबसे पहला गल्फ क्राइसिस। जो हमारे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर कुछ क्राइसिस चल रहे थे, उनका इफेक्ट भी इंडिया के ऊपर पड़ रहा था। इनएडिक्वेट फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि ये क्या होता है? देखो, अगर हमें इंडिया एज एन इंडियंस या फिर एज अ कंट्री इंडिया, हमें यूएसए से व्यापार करना है, यूएसए से कुछ सामान मंगाना है, यूएसए को कुछ सामान भेजना है, या एज ए इंडियन हमें चाइना से कुछ करना है, चाइना से कुछ सामान मंगाना है और चाइना को कुछ सामान भेजना है, तो वहाँ पे रुपया तो चलेगा नहीं, हम पेमेंट कैसे करेंगे? रुपया तो वहाँ पे चलेगा नहीं, वहाँ पे क्या चलेगा? वहाँ पे डॉलर चलेगा, या फिर वहाँ पे जो चाइना के अंदर करेंसी चलती होगी वो चलेगा, यूरोप के अंदर जो करेंसी चलती होगी वो चलेगी, यूरो चलेगी, इंग्लैंड के अंदर पौंड चलती है वो चलेगी। तो अलग अलग हमें करेंसी अपने पास रखनी पड़ती है। क्यों? जब हमें विदेश से सामान मंगाना होगा तो हम वो वाली करेंसी दे देंगे और सामान मंगा लेंगे। तो उस वाली करेंसी को, जो करेंसी हमें रखनी पड़ती है, जो करेंसी हमें विदेश के लोगों से काम करने के लिए रखनी पड़ती है, सामान मंगाने के लिए रखनी पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ता है। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन रखता है? आरबीआई रखता है इंडिया के अंदर। तो आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। क्यों? अगर हमारे इंडिया को सामान मंगाना पड़ेगा बाहर से, तो हम वो मंगा सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि दूसरी कंट्री की करेंसी के अंदर। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ना, उस टाइम पे जब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के बारे में सोच रहे थे, वो बहुत ज़्यादा कम था, इनएडिक्वेट था, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा कम था। अगर हमारे पास वो खत्म हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो हम क्या करेंगे? फिर हम सामान ही नहीं मंगा पाएंगे। सपोज हमें कोई जरूरी चीज़ मंगानी है, हम नहीं मंगा पाएंगे, तो इंडिया के अंदर उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी सही नहीं चल पाएगी। तो हमारा क्या था? जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो इनएडिक्वेट था, यानी कि बहुत कम था, जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या क्या कंपोनेंट थे? सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, यानी कि हमें इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना था और इंडस्ट्रीज़ के लिए नई नई पॉलिसीज़ बनानी थी। न्यू ट्रेड पॉलिसी, जो लोग आपस में सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, उसको हम ट्रेड बोलते हैं, हमें नई ट्रेड पॉलिसीज़ भी बनानी थी। न्यू फिस्कल पॉलिसी, हमने बैंकिंग के अंदर पढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, की कुछ क्रेडिट लिमिट होती है, आरबीआई को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो फिस्कल पॉलिसी भी हमें नई नई बनानी पड़ी। उसके बाद न्यू मॉनेटरी पॉलिसी, कितना लोन दिया जाएगा, किस इंसान को दिया जाएगा, एक इंसान कितना लोन ले सकता है, कितने बैंक से ले सकता है, इंटरेस्ट कितना देगा, ये सारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी हमें नई बनानी पड़ी। उसके बाद न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कितने लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंसान कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कितना यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, कितना वहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, उसको रिटर्न कितना मिलेगा, उसकी सेफ्टी क्या होगी, ये सारी पॉलिसीज़ भी हमें इन्वेस्टमेंट के अंदर नई नई बनानी पड़ी। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, अभी क्या होता है ना,
अगर इंडिया को, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, इंडिया को यूएसए से सामान मंगाना है तो उसको क्या चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए। किसी भी इंसान को अगर यूएसए से सामान मंगाना है तो उसे पैसा चाहिए। अभी उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या लेता है, लोन लेता है। तो यहाँ पे क्या होने लगा ना, यहाँ पे हम लोन देने लग गए जिससे कि हम ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज कर सके। हम ग्लोबलाइजेशन को जिससे कि इंक्रीज कर सके, इसीलिए हम क्या देने लग गए, लोन देने लग गए। अब ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, देखो अगर हमें ना ग्रो करना है, हमें क्या करना है, ग्रो करना है एज अ इंडियन या फिर एज अ इंडिया, एज अ कंट्री, हमें अगर ग्रो करना है, हमें ग्रो करना है, हमें इनोवेशन लानी है, हमें नई नई टेक्नोलॉजी लानी है, तो हमें क्या करना होगा ना, जो भी हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, इंडिया को छोड़ के दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है उन सबसे कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा। क्या, कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा, यानी कि वहाँ सामान भेजना पड़ेगा और वहाँ से सामान मंगाना पड़ेगा। इस कनेक्शन बनाने को हम क्या बोलते हैं, इस कनेक्शन बनाने को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। जिससे कि हमारा कनेक्शन बना रहे, जिससे कि हमारा ग्लोबलाइजेशन बना रहे। तो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या बोला, हमने बोला कि हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन बनाने के लिए फाइनेंस देंगे, पैसा देंगे, जिससे कि लोग बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर लाए, बाहर का इनोवेशन इंडिया के अंदर लाए, जो भी साइंटिस्ट बाहर रिसर्च कर रहे हैं वो सारी रिसर्च इंडिया के अंदर लाए, जिसकी वजह से क्या होगा, इंडिया अपने आप से ग्रो होगा। तो हमने बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या करे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट खोले, जिससे कि हमने ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बाद में सही हो गई। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ये तीन चीज़ आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। अभी टॉपिक 2 हमारे पास आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है देखते हैं। देखो पहले क्या होता था, 1992 में ये जो पब्लिक है, पब्लिक यानी कि जो भी लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, ये जो पब्लिक है, अगर इनको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, इनको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना बहुत सारी कंप्लाइंसेस करनी पड़ती थी। अगर इन इंसानों को, इन लोगों को, इन पब्लिक को बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना इन्हें गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा परमिशंस लेनी पड़ती थी, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी, कंप्लाइंसेस क्या होते थे, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे कि अगर आपको बिजनेस चले करना है तो आपको लाइसेंस चाहिएगा। क्या चाहिएगा, लाइसेंस आपको चाहिएगा। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपको और बिजनेस करना है, इस टाइप का बिजनेस करना है, तो उसके लिए आपको पोल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा। पोल्यूशन कंट्रोल करने के इक्विपमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आपको और चीज़ करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, कि एक सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट चाहिए कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस ना गवर्नमेंट ने लगा रखी थी कि अब अगर किसी भी इंसान को बिजनेस स्टार्ट करना होता था, क्या बिजनेस स्टार्ट करना होता था, तो उसको ये बहुत सारी कंप्लाइंसेस करनी पड़ती थी गवर्नमेंट के थ्रू। इसीलिए लोग क्या करते थे ना, लोग बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते थे। लोग सोचते थे यार इतने सारे कंप्लाइंसेस, ये जो कंप्लाइंसेस है इन्हें कौन पूरा करेगा, कौन टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, कौन यहाँ पे लाइसेंस लेगा कि यार मेरे को ये चीज़ बनानी है, मुझे इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, लाइसेंस लेना पड़ेगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, तो मैं कैसे इतनी सारी चीज़ें कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। तो क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहे थे, तो जो हमारी इकोनॉमी थी वो भी सही नहीं चल रही थी। हर लोग सर्विस तो नहीं कर सकते ना, जॉब तो नहीं कर सकते, किसी को तो बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारी इकोनॉमी थी वो सही नहीं चल रही थी। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं, ये जितने भी कंप्लाइंसेस हैं इन्हें हटा देते हैं। अब कंप्लाइंसेस हटाने की वजह से क्या होगा, जितने भी पब्लिक है वो क्या सोचेगी, अब अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, अगर अब हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें जो कंप्लाइंसेस थे वो अब हमें नहीं करने, यानी कि या तो बहुत थोड़े कर देते हैं। भाई देखो कुछ चीज़ें तो जरूरी है, वो तो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, टैक्स टाइम पे आना चाहिए, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, कोई पोल्यूशन तो नहीं करना, ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो कि गवर्नमेंट हटा सकती है, तो वो कंप्लाइंसेस गवर्नमेंट ने क्या करती है, रिमूव कर दिए। तो अब पब्लिक क्या सोचती है, अगर मुझे ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसके लिए जो भी मुझे कंप्लाइंसेस थे वो नहीं करने पड़ेंगे, कंप्लाइंसेस नहीं करने पड़ेंगे। तो अभी बिजनेस स्टार्ट करना क्या हो गया, बिजनेस स्टार्ट करना ईजी हो गया। बिजनेस स्टार्ट करना क्या हो गया, बिजनेस स्टार्ट करना इजी हो गया। तो पब्लिक ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, अलग अलग बिजनेस लगाए, अपने अपने आइडिया लगाए, और उस बिजनेस की वजह से क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या हुई, ग्रो हुई। जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या हुई, इकोनॉमी ग्रो हुई।
तो ये था लिबरलाइजेशन। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने लिबरलाइजेशन बोला। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या था, अगर किसी भी इंसान को बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसे बहुत सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ते थे। गवर्नमेंट ने वो कंप्लाइंसेस लगाए हुए थे, कब, 1992 से पहले या फिर 1992 तक। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, जितने भी ये कंप्लाइंसेस है उन सबको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो अभी पब्लिक को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो क्या हो गया था, ईजी हो गया था बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि ये जो कंप्लाइंसेस थे ये अब फॉलो नहीं करने थे, और क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहे थे अब इकोनॉमी के अंदर, तो जो इकोनॉमी थी वो भी ग्रो होनी स्टार्ट हो गई। अभी क्या है, लिबरलाइजेशन का मतलब देखते हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग ऑल अननेसेसरी कंट्रोल इन रेस्ट्रिक्शन। जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल है, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस है, उन्हें रिमूव कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो पब्लिक है वो बिजनेस कर पाएगी और हमारी इकोनॉमी ग्रो हो पाएगी। ये वाली रेस्ट्रिक्शंस कौन लगाता था, इम्पोज बाय गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हुए हैं अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, अननेसेसरी कंप्लाइंसेस, उनको हटा दो, जिसकी वजह से बिजनेस खुलेंगे और बिजनेस ग्रो हो पाएंगे। ये कौन से होते हैं, परमिट्स, लाइसेंस, प्रोटेक्शन, ड्यूटीज, ये बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती थी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अब गवर्नमेंट ने ये हटा दिया, किसके अंदर, लिबरलाइजेशन के अंदर। ठीक है, मेजर्स अडोप्ट बाय लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या हुआ, सॉफ्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसी। लिबरलाइजेशन स्टार्ट विद द पीरियड ऑफ राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर इन 1985। लिबरलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, 1985 में लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन असली में कंप्लायंस कब हुआ, 1992 में, जब हमारी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। स्टार्ट हो चुका था 85 में, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था। मेन स्टार्ट कब हुआ, 1992 में। इसके बाद एक्सटेंसिव लिबरलाइजेशन पॉलिसी। लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1991 के पीरियड में जब हम बना रहे थे तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहले लाइसेंस पॉलिसी, जो भी अननेसेसरी लाइसेंस लोगों को लेने पड़ते थे अब उन्हें नहीं लेने पड़ेंगे, जिससे कि क्या होगा, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग बिजनेस करेंगे तो इंडस्ट्रीज क्या होगी, अपने आप ग्रो होगी, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपना सामान खुद मंगा सकते हैं, इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं, और हमारी इकोनॉमी क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। कंसेशन फ्रॉम मोनोपोलीज। देखो ऐसा होता था कि केवल और केवल एक बिजनेस को चलाने के लिए एक कंपनी है, क्या है, एक कंपनी है, एक बिजनेस को केवल और केवल एक कंपनी चला रही है, यानी कि वो अपनी मोनोपोली कर रही है। जो कंपनी कर रही है वो ही पब्लिक को मानना पड़ रहा है। कंपनी कभी तो प्राइस बढ़ा देती है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। अब और कोई कंपनी है ही नहीं, केवल और केवल एक कंपनी है, तो पब्लिक को क्या करना पड़ेगा, हाई प्राइस पे गुड्स को खरीदना पड़ेगा। तो बिजनेस के अंदर ना मोनोपोली टूट गई। क्यों टूट गई, अभी तो देखो एक कंपनी थी, अभी क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शंस हट गए तो और कंपनी आ गई, और कंपनी आ गई, और कंपनी आ गई, इधर भी कंपनी आ गई, उधर भी कंपनी आ गई। तो क्या हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, किसकी वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से। जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई और अब पब्लिक को क्या होने लगा, ज्यादा फायदा होने लगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी कंपनियां करने लगी। इसके बाद एक्सटेंडिंग इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। पहले क्या होता था ना, जितनी भी स्मॉल कंपनीज होती थी, क्या होती थी, स्मॉल कंपनीज होती थी, वो ना एक लिमिट तक इन्वेस्ट कर सकती थी। क्या कर सकती थी, एक लिमिट तक इन्वेस्ट कर सकती थी, या फिर लोग एक लिमिट तक उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे। अभी क्या हुआ, ये इन्वेस्टमेंट जो लिमिट थी ना, इस इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी उसको हमने रिमूव कर दिया, गवर्नमेंट ने उसको रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगा और जो स्मॉल कंपनी थी वो भी ग्रो करने लगी। पहले जो छोटी मोटी कंपनी थी उन्हें कोई पूछता नहीं था, वो ग्रो भी नहीं करती थी। लिबरलाइजेशन के बाद वो भी अपने आप ग्रो करने लगी। फ्री इम्पोर्ट ऑफ मशीन एंड रॉ मटेरियल। अभी ये जो मशीन और रॉ मटेरियल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, देखो जितनी ज़्यादा हमारे पास मशीन्स होंगी, मशीन्स हमारे पास जितनी ज़्यादा होगी, रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा हमारे पास होगा, उनसे हम क्या बना सकते हैं, फिनिश्ड गुड्स बना सकते हैं। इतना ही हम फिनिश्ड गुड्स उनसे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फिनिश्ड गुड, उतना ही ज़्यादा हम उनसे बना सकते हैं। फिनिश्ड गुड को हम क्या कर सकते हैं, फिनिश्ड गुड को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर क्योंकि अभी हम इंडिया के अंदर ही फिनिश गुड बनाएंगे तो जो हमारे इंपोर्ट हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब हमें बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अपनी इंपोर्ट्स को क्या कर देंगे, इंपोर्ट्स को कम कर देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी क्या होती थी, इकोनॉमी ग्रो होती थी। तो हमारी मशीन और रॉ मटेरियल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती थी हमारे लिए। हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो अगर तुम ये जो मशीन्स है और ये जो रॉ मटेरियल है इनको तुम इंपोर्ट करते हो, क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट
के ऊपर तुम्हें कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्या नहीं देना पड़ेगा? कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पाएगा? क्योंकि अगर ये मशीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर आएगी, रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम फिनिश गुड्स को बना के अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाएंगे। तो क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स को रिमूव कर दिया इसके ऊपर से, जिसकी वजह से मशीन और रॉ मटेरियल ज़्यादा आने लगा और इकोनॉमी ग्रो होने लगी। ठीक है, और क्या 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 लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने फ्रीडम टू इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, जैसे ही रॉ मटेरियल, जैसे ये मशीन और रॉ मटेरियल हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसी तरीके से हमारे लिए टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जितनी इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी होगी उतना ज़्यादा वो इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी। तो टेक्नोलॉजी, मशीन और रॉ मटेरियल जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इसीलिए इंपोर्ट्स के ऊपर से टैक्स हटा दिया गवर्नमेंट ने और लोग अब उसको इंपोर्ट करके इकोनॉमी को ग्रो करने लगे। फ्रीडम टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते थे ना, यानी कि जो हमारे बैंक्स वगैरह होते थे, ये क्या देते थे, पहले ये लोन देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे। ये बोलते थे कि यार हमें ना बहुत सारी कंप्लाइंसेस करनी पड़ती है, हम तुम्हें लोन दे सकते, पब्लिक को लोन नहीं दे सकते, पब्लिक को लोन नहीं मिलेगा तो पब्लिक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएगी। अभी क्या हुआ, ये लोन ज़्यादा से ज़्यादा देने लगे, किसके अंदर, लिबरलाइजेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि कंप्लाइंसेस रिमूव करती थी गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने लोन ज़्यादा से ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बिजनेस ग्रो होने लगी। रिडक्शन इन टैक्स, पहले क्या होता था, टैक्स रेट सपोज 30% है, अभी क्या कर दिया, 20% टैक्स रेट कर दिया। तो लोगों ने क्या सोचा कि यार अब तो केवल 20% टैक्स रेट है, इसका मतलब जो हमें प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा, प्रॉफिट में से ज़्यादा टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इस वजह से भी लोगों ने क्या किया, अपने बिजनेसेस को स्टार्ट किया। तो ये था ऑल अबाउट आपका लिबरलाइजेशन, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे ना बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, जिसकी वजह से लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो एक काम करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देते हैं, जिससे कि लोग बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो अभी फॉल हो चुकी है, इकोनॉमी जो बेकार चल रही है, वो अपने आप से ग्रो हो जाएगी। ज़्यादा बिजनेस होंगे तो ज़्यादा इकोनॉमी अपने आप ग्रो होगी, किसकी वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से। अब टॉपिक 3 हमारे पास आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है देखते हैं। देखो, जो हमारा इंडिया था ना, इंडिया के अंदर दो लोग ऑपरेट करते थे। क्या करते थे? इंडिया के अंदर दो लोग ऑपरेट करते थे। सबसे पहला गवर्नमेंट और दूसरा प्राइवेट। सबसे पहला गवर्नमेंट और दूसरा प्राइवेट। ये जो गवर्नमेंट थी ना, कुछ बिजनेसेस गवर्नमेंट ओन करती थी और कुछ बिजनेस प्राइवेट लोग ओन करते थे। अभी जो प्राइवेट लोग ओन करते हैं, वो प्राइवेट लोग काम क्यों करते हैं? प्राइवेट लोग जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो जो प्राइवेट लोग थे, जो भी प्राइवेट बिजनेसेस थे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन जो गवर्नमेंट के बिजनेस थे, वो क्या कर रहे थे? लॉस कर रहे थे, लॉस बुक कर रहे थे। लॉस बुक क्यों कर रहे थे भाई? देखो, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, गवर्नमेंट को क्या करना होता है? पब्लिक का वेलफेयर करना होता है। प्रॉफिट पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, पब्लिक का वेलफेयर पे ध्यान देती है, जिसकी वजह से कभी कभी बिजनेस जो होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के बिजनेस होते हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, वो लॉस में चली जाती है। तो इस तरीके से क्या हो रहा था ना, जो भी गवर्नमेंट के बिजनेस थे वो लॉस में जा रहे थे और जो भी प्राइवेट के बिजनेस थे वो प्रॉफिट में जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा ना, जितने भी मेरे बिजनेसेस हैं उसमें से कुछ बिजनेस मैं प्राइवेट को दे देती हूँ। जैसे कि बिजनेस के ना, जो ये गवर्नमेंट थे ना, इसके दो टाइप के बिजनेस थे। सबसे पहला बिजनेस था जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट था। दूसरा था जो कि ये ट्रांसफ़र कर सकती थी। अभी जो इंपॉर्टेंट था, इसके अंदर कौन से बिजनेसेस आते थे? इंपॉर्टेंट था जैसे कि डिफेंस। अभी डिफेंस किसी के भी हाथ में तुम नहीं दे सकते, यानी कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है इंडिया के अंदर, ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने डिफेंस दे दिया, आर्मी उसके हाथ में दे दी, तो वो अपनी मर्जी से पूरी कंट्री के ऊपर रूल करेगा, तो डिफेंस उसके हाथ में आप नहीं दे सकते। पुलिस आप उसके हाथ में दे सकते, आर्मी उसके हाथ में नहीं दे सकते। टैक्स आप उसके हाथ में नहीं दे सकते, मतलब आप बोल दोगे कि तू पब्लिक से टैक्स ले ले, जितना मन कर रहा है टैक्स ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ चीज़ें आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे कि रोड पब्लिक गवर्नमेंट बोल सकती है पब्लिक, या फिर किसी कंपनी से बोल सकती है कंपनी हमसे पैसा ले लो और आप रोड बना दो। इसी तरीके से बहुत सारे हाईवे इंडिया के अंदर बनते भी है। या फिर आप बोल सकते हो कि आप एक डिपार्टमेंट खोल दो। आप बैंक बोल सकते हो कि बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक खोल सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या सोचा ना गवर्नमेंट ने सोचा कि यार देखो, मेरे ये जो बिजनेसेस है इन्हें तो मैं ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकती, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, मैं ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकती। लेकिन कुछ बिजनेसेस है जो मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया,
ये जितने भी बिजनेसेस थे इन सारे बिजनेसेस को उठाया और इन सारे बिजनेसेस को प्राइवेट लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया। किन को ट्रांसफ़र कर दिया? प्राइवेट लोगों को ये सारे बिजनेसेस ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये जो बिजनेसेस प्राइवेट लोगों को ट्रांसफ़र किए उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ गवर्नमेंट के बहुत सारे बिजनेसेस थे जो कि लॉस में जा रहे थे। अब कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं गवर्नमेंट के जो कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती प्राइवेट लोगों को, जैसे डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, टैक्स हो गया, ये सारे नहीं कर सकती ट्रांसफ़र। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि ट्रांसफ़र करे जा सकते हैं, तो वो सारे बिजनेसेस प्राइवेट लोगों को ट्रांसफ़र कर दिए। अब ट्रांसफ़र करने से हुआ क्या? ट्रांसफ़र करने की वजह से प्राइवेट लोग प्रॉफिट के लिए सोचने लगे और प्रॉफिट इंक्रीज होने लगा इकोनॉमी के अंदर, जिससे कि जो इकोनॉमी हमारी बैकवर्ड थी, इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल रही थी, अब इकोनॉमी अपने आप से ग्रो होने लगी। किसकी वजह से? बिजनेसेस ट्रांसफ़र करने की वजह से। अभी बिजनेसेस ट्रांसफ़र करने को हमने नाम क्या दिया? हमने कहा उसको प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट जिस चीज़ की ओनर थी, जिस बिजनेस का गवर्नमेंट ओनर थी, उस बिजनेसेस को निकाल के प्राइवेट लोगों को उसने दे दिए, ट्रांसफर कर दी ओनरशिप, उसको हमने बोला प्राइवेटाइजेशन। मेजर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें की? सबसे पहला किया ओनर मेजर्स, यानी कि ओनरशिप मेजर्स, यानी कि सबसे पहले डीनेशनलाइजेशन। डीनेशनलाइजेशन यानी कि बिजनेसेस को सेल करना। प्राइवेट लोगों को क्या कर दिया? बिजनेसेस को सेल कर दिया, उसको हमने क्या बोला? डी नेशनलाइजेशन। इसके बाद जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर यानी कि पार्टनरशिप में जाना। लोगों के साथ क्या करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने? पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी कि भाई देखो ये बिजनेस है, इसमें से आधा काम तुम करना, आधा हम करेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। यानी कि पार्टनरशिप करना स्टार्ट कर दिया और सेल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स भी कुछ किए, जैसे कि होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है किसी भी और कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लेना, जैसे कि मोर देन 50% शेयर किसी और कंपनी के खरीद लेना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने किसी और कंपनी को अपने मोर देन 50% शेयर बेच दिए, जिससे कि गवर्नमेंट का जो बिजनेस था वो किसी और कंपनी के पास ट्रांसफर हो गया। या फिर लीजिंग। लीजिंग क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए किसी और को कंपनी दे देना। जैसे कोई कंपनी थी, उसको 5 साल के लिए किसी प्राइवेट इंसान को दे दिया, तो उसके उसी तरीके से क्या किया? ओनरशिप ट्रांसफर की गवर्नमेंट ने। और डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब होता है सेल करना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अपना सेल करना भी स्टार्ट किया। तो इन सारे तरीकों से, इन सारे मेजर्स की हेल्प से गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइवेटाइजेशन किया, यानी कि उसने सेल करना स्टार्ट कर दिया, पार्टनरशिप करना स्टार्ट कर दिया, होल्डिंग कंपनी यानी कि 50% अपने शेयर बेचने स्टार्ट कर दिया, लीज पे देने स्टार्ट कर दिया 5 साल 10 साल के लिए, इस चीज़ को तुम काम करने लगो। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि अपने शेयर को सेल करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी के अंदर इंप्लाई हुआ। फैक्टर एनकरेजिंग प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। अभी ये जो प्राइवेटाइजेशन था इसे हमें लाना क्यों पड़ा? सबसे पहली चीज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी ना, इसका बेस ही ये था कि जो प्राइवेट लोग हैं वो ज़्यादा काम करेंगे, तो इसकी वजह से हमें प्राइवेटाइजेशन करना ही था। इसके बाद इंक्रीज डेप्ट बर्डन और गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट क्या करती थी ना, इन बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा लोन ले लेती थी, इन बिजनेसेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा लोन ले लेती थी, तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ जाता था लोन का इंटरेस्ट पे करने का, और लोन को पे करने का बर्डन आ जाता था। लेकिन अब उसने क्या करती है? अपने बिजनेसेस सेल कर दिए, तो अब क्या हुआ? उसके ऊपर से सारा बर्डन चला गया। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन कंपनी। अभी मार्केट के अंदर ना बहुत सारी फॉरेन कंपनी आ चुकी थी, अभी फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर आ जाएगी और गवर्नमेंट कुछ काम करेगी नहीं, गवर्नमेंट की कंपनी लॉस जाएगी, तो फॉरेन कंपनी तो इंप्रूव होती चली जाएगी, इंडिया लॉस में चलता चला जाएगा। तो क्या हुआ? अगर हमारे यहाँ पे भी प्राइवेट कंपनी आ जाएगी, तो जो फॉरेन कंपनी ऊपर जा रही है हमारी प्राइवेट कंपनी भी ऊपर जाएगी, और दोनों के बीच में टक्कर होगी, जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया अपने आप से डेवलप होगा। इसके बाद टू मेक इंडियन कंपनीज मोर कंपटीशन। इंडिया को मोर कंपटीशन देने के लिए, एक कंपनी है जिसका कोई कंपटीटर ही नहीं है मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट ने बोला रुको रुको, और लोगों को हम मार्केट के अंदर डालेंगे जिससे कि इस कंपनी का क्या बन जाए? कंपटीटर बन जाए, और ये कंपनी अपनी अपनी चलानी बंद कर दे, हर लोग एक साथ मिलके एक दूसरे से कंपटीशन करके लोगों का फायदा कर सके, इकोनॉमी का फायदा कर सके। इस वजह से हमें क्या चाहिए था? प्राइवेटाइजेशन इंडिया के अंदर चाहिए था। इसके बाद इंक्रीज प्रोडक्शन। एट द एंड हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, जो गुड्स और सर्विस हम बना रहे थे, जो फिनिश गुड्स इंडिया के अंदर बन रहे थे, उनको हमें क्या करना था? इंक्रीज करना था उनकी प्रोडक्शन। इस वजह से हमें क्या करना पड़ा? प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। स्टेप इन इंडियन इकोनॉमी टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के लिए हमने क्या क्या किया? सबसे पहले
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकोड़ना, यानी कि पब्लिक सेक्टर को कम कर दिया। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को कम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और जो प्राइवेट सेक्टर था उसको हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है। एबोलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज लाइसेंस, अभी क्या होता था ना, प्राइवेट लोगों को लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, हमने वो लाइसेंस चीज़ें हटाई दी, यानी कि लिबरलाइजेशन के अंदर जैसे हमने किया था ऐसे ही हमने लाइसेंस हटा दिए। तो अब क्या करते थे, पब्लिक जो थी, प्राइवेट लोग जो थे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। इसके बाद इंप्रूवमेंट बाय MOU, MOU का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दो लोग करते हैं सेम चीज़ को अचीव करने के लिए। जैसे कि ये कंपनी है गवर्नमेंट की, जैसे कि ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो ये क्या करते थे ना, ये आपस में मिलके एक पार्टनरशिप कर लेते थे, किसकी हेल्प से, MOU। MOU का मतलब क्या होता है, एक एग्रीमेंट जिससे कि ये पार्टनरशिप कर सके, और पार्टनरशिप करके जो भी इनका प्रॉफिट होता था, जो भी इनका क्या होता था, प्रॉफिट होता था, ये आपस में बांट लेते थे। तो पार्टनरशिप कर करके भी बिजनेस ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन को लाया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो भी पब्लिक सेक्टर था जहां पे भी गवर्नमेंट काम कर रही थी उसको रीऑर्गेनाइज किया। इसके बाद डिस इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट ने थी उसने डिस इन्वेस्टमेंट की। अगर इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हम उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी। गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करेगी तो कौन इन्वेस्ट करेगा, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करेगी, फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिन्यूएबल फंड, हमने नेशनल रिन्यूएबल फंड को इस्टेब्लिश किया, यानी कि इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए जो कि पब्लिक को लोन दे सकते थे, जिससे कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सके प्राइवेट सेक्टर के अंदर। रिमूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कंट्रोल ऑन बिग हाउसेस, पहले क्या होता था ना कि एक लिमिट होती थी कि एक इंसान, एक बिजनेस एक हद तक ही इन्वेस्ट कर सकता है, उस लिमिट को हमने हटा दिया। अब कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेस कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकता था किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपनी के अंदर। पॉलिसी रिलेटेड टू सिक यूनिट, सिक यूनिट यानी कि जो छोटे मोटी यूनिट्स होती है, छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, उनके लिए हमने अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई जिससे कि हमारा प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हो सके। इसके बाद सेल ऑफ शेयर, जितने भी कंपनीज थी, गवर्नमेंट कंपनीज थी, उनके शेयर क्या किए, गवर्नमेंट ने सेल कर दिए पब्लिक सेक्टर को, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हो पाया। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, इतनी बार बोल लिया। प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या फायदे हमको हुए, रिडक्शन इन बजटरी डेफिसिट। पहले क्या होता था ना, जो भी गवर्नमेंट का बजट होता था, जो भी गवर्नमेंट का बजट होता था, इसके अंदर क्या होता था ना, बजट के अंदर जो एक्सपेंस थे वो ज़्यादा हो जाते थे, किससे, जो भी गवर्नमेंट की इनकम थी, गवर्नमेंट के एक्सपेंस क्या हो जाते थे, ज़्यादा हो जाते थे, किससे, गवर्नमेंट की इनकम से। तो इसकी वजह से क्या होता था, इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो हमेशा लॉस में रहती थी। तो अभी वो चीज़ होगी ही नहीं, अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंस ज़्यादा होंगे ही नहीं। तो इसी वजह से क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हुआ, प्राइवेटाइजेशन का एक फ़ायदा ये हो पाया। इसके बाद लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अभी गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारी पॉलिटिक पार्टी आ जाती है और वो क्या करती है, उल्टे सीधे काम करती है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के अंदर तो लोग कुछ ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, जो पॉलिटिक्स है वो तो चलेगी नहीं प्राइवेटाइजेशन के अंदर। तो ये भी एक इसका फायदा था। इकोनॉमिक एफिशिएंसी या फिर टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, इकोनॉमी इंप्रूव हुई। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदारी। सपोज एक प्राइवेट कंपनी फ्रॉड करके भाग गई तो ये क्या करेगी, उसकी जवाबदारी बनती है कोर्ट को देना, या फिर कोर्ट्स अगर उससे पूछेगी तुमने ये क्यों किया, तो उसकी जवाबदारी बनती है जवाब देना कि उन्होंने ये फ्रॉड किया, उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को आप सजा दे सकते हो, गवर्नमेंट को तो सजा ही नहीं दे सकते। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो थी, जवाबदारी जो थी, वो भी इंप्रूव हो पाई। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन किया, यानी कि जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड था उससे बिजनेस करना स्टार्ट किया। यूएसए से सामान मंगाया, उनको सामान दिया, चाइना से सामान मंगाया, चाइना को सामान देना स्टार्ट किया। सोर्स ऑफ न्यू जॉब, इसकी वजह से क्या हुआ, नई जॉब बननी स्टार्ट हुई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज ग्रोथ हुई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन के लोग जो थे वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगे थे। इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी हमने एनकरेजमेंट दिखाया। न्यू इन्वेंशंस, इसकी वजह से क्या होती थी, गवर्नमेंट के अंदर तो देखो कोई भी इन्वेंशन नहीं करता, काम ही नहीं करता कोई, लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं वो क्या करते हैं, इनोवेशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, या क्या करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, यानी कि नई नई चीज़ें बनाते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो इन्वेंशंस थी वो भी और ज़्यादा होने लगी थी इंडिया के अंदर। इसके बाद आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, अभी देखो प्राइवेटाइजेशन जो था ना उसके बहुत सारे नुकसान भी थे। क्या क्या नुकसान थे, सबसे पहला
कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अभी देखो क्या होता था ना, अगर गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है वो हर चीज का ओनर रहेगी, गवर्नमेंट क्या रहेगी, ओनर रहेगी हर चीज के अंदर। तो अभी क्या होगा ना, जितने भी हमारे जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक के अंदर रहेंगे, पब्लिक के अंदर रहेंगे, यानी कि जितने भी हमारे इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। ऐसा नहीं होगा प्राइवेट कंपनी कल को कोई फ्रॉड करके भाग जाए। लेकिन क्या होगा, अगर प्राइवेट कंपनी को हम सब कुछ दे देंगे तो प्राइवेट कंपनी की वजह से क्या होगा, वो फ्रॉड कर सकती है, फ्रॉड करके कई कल को दूसरी कंट्री में जा सकती है। तो ये दिक्कतें हमारे पास आ सकती है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। तो प्राइवेटाइजेशन का ये घाटा भी होता है। इसके बाद सब्सटीट्यूशन ऑफ मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर यानी कि जो भी हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करेगी, लेकिन हो सकता है प्राइवेट कंपनी वेलफेयर के लिए काम ना करे, प्राइवेट कंपनी का कोई और ही मोटिव हो, या प्राइवेट कंपनी फ्रॉड करना चाहती हो लोगों के लिए, और लेकिन गवर्नमेंट तो कभी भी फ्रॉड करना ही नहीं चाहेगी। लूप साइडेड डेवलपमेंट। अभी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो इंडस्ट्री तो डेवलप हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं होगा वो तो डेवलप नहीं हो पाएगी। जबकि गवर्नमेंट क्या करती है, वो प्रॉफिट नहीं देखती, हर इंडस्ट्री को डेवलप करती है, लेकिन प्राइवेट लोग क्या करते हैं, उस इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इंडस्ट्रियल सिकनेस। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मंदी के दौर में जो इंडस्ट्रीज है वो बंद भी हो सकती है। एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल्स। मल्टीनेशनल्स यानी कि जो अदर कंट्रीज़ की कंपनीज है वो भी इंडिया के अंदर अब आ सकती है और अपना डोमिनेंस दिखा सकती है। नो सेफ्टी फॉर द वीकर सेक्शन। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ है, उनकी कोई सेफ्टी नहीं है, उन्हें अपने आप ही काम करना पड़ेगा। पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, सोचती थी यार इन इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन ना दो, इन इंडस्ट्रीज़ को इतना बुरा मत करो कि ये प्रॉफिट ना कमा पाए और बंद हो जाए। लेकिन जो अब प्राइवेट लोग क्या करेंगे, वो नहीं सोचेंगे कि इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही है या नहीं, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने से मतलब रखेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन का ये भी एक घाटा होता है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है। इसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस। अभी देखो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ये इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएंगे कब, अगर प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा। प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग केवल प्रॉफिट के लिए भागेंगे। अगर प्रॉफिट के लिए भागेंगे तो वेलफेयर जो है, जो पब्लिक का वेलफेयर है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि पब्लिक के वेलफेयर में कोई प्रॉफिट थोड़ी ना होता है, तो प्राइवेट लोग तो केवल प्रॉफिट के लिए देखेंगे। इसी वजह से ये इंस्टीट्यूशंस अब खुलेंगे ही नहीं। गवर्नमेंट क्या करती थी, इंस्टीट्यूशंस खोलती थी जिससे कि पब्लिक का वेलफेयर हो सके, लेकिन प्राइवेट लोग नहीं खोलेंगे। ये क्या है, एक नुकसान है प्राइवेटाइजेशन का। इसके बाद करप्शन। कभी कभी क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन हो जाता है किसी भी कंट्री में, तो ये भी एक नुकसान होता है प्राइवेटाइजेशन का। तो ये था ऑल अबाउट आपका प्राइवेटाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती थी, कुछ कंपनीज को ओन करती थी, उसमें से कुछ को तो उन्हें रखना ही पड़ेगा, प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, लेकिन उसकी अलग मतलब कि दूसरी कुछ कंपनीज थी जिसकी वजह से क्या होता था, जिसकी वजह से उनको लॉस होता था, तो उनको वो क्या कर सकती थी, ट्रांसफर कर सकती थी। यहाँ पे हमने पढ़ा था कुछ तो उसके लिए क्या होती थी, इंपॉर्टेंट होती थी, वो तो उसे रखना ही पड़ेगा प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन कुछ को वो क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। तो उनको ट्रांसफर कर देती है किसके पास, प्राइवेट लोगों के पास। उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन उसको हम बोलते हैं। ये था आपका ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन। अब टॉपिक 4 हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। देखो पहले क्या होता था ना, 1992 से पहले इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज थी, इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज थी वो आपस में एक दूसरे के साथ सामान खरीदती थी और बेचती थी। जितने भी लोग थे, जितनी भी कंपनीज थी, आपस में वो इंडिया के अंदर अंदर ही काम करते थे। इंडिया के बाहर यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ROW का मतलब क्या है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं उन्हें मतलब ही नहीं था। अभी क्या देखा ना इंडिया ने देखा कि यार देखो जितनी भी ये यूरोप की कंट्रीज है ये क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी ला रही है, टेक्नोलॉजी में ये हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। जितनी भी ये USA की कंट्री है ये करती है इनोवेशन करती है। क्या करती है, इनोवेशन करती है। ये नई नई इन्वेंशंस करती है, इन्वेंशंस करती है। तो ये क्या करना था ना, हमें भी इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें करनी थी। तो उसकी वजह से हमें क्या बनाना था, इनसे लिंक बनाना था, यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से एक लिंक हमको प्रोवाइड करना था, एक लिंक हमको बनाना था। उस लिंक के अंदर हमें क्या करना था कि जितनी भी इनकी टेक्नोलॉजी है, इनके इनोवेशन है, इनका एक्सपीरियंस है, इनकी जितनी भी इन्वेंशंस है, उन्हें सबको हमें कहाँ लाना था, इंडिया के अंदर लाना था, और देखना था कि इंडिया ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहा और कैसे इंडिया ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो हमें इन दोनों के बीच में लिंक बनाना था। उस लिंक को हमने क्या बोला, ग्लोबलाइजेशन बोला, ग्लोबलाइजेशन बोला। अभी ये लिंक बनेगा कैसे ग्लोबलाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की जितनी भी कंपनीज है ना, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की जितनी भी कंपनीज हैं ये क्या है, इंडिया के अंदर आके काम कर सकती है। और जो भी इंडिया की कंपनीज हैं,
इंडिया की जितनी भी कंपनीज हैं वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर जाके काम कर सकती है, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अभी सपोज ये जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की एक यूरोप की कंपनी इंडिया के अंदर आती है, तो वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लाएगी, अपने साथ इनोवेशन लाएगी, जो भी इन्वेंशंस है वो सारी लाएगी, तो इंडिया के अंदर भी वे चीज़ें आएगी। इसी तरीके से इंडिया क्या होगा, डेवलप होगा, इंडिया उन चीज़ों से कुछ कुछ चीज़ें सीखेगा। इसी तरीके से इंडिया की कंपनी बाहर जाके काम करेगी तो हमारे लिए प्रॉफिट कमाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी का एट द एंड फायदा होता है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें विदेश से इंडिया के अंदर आती है और इंडिया उनसे चीज़ें सीखता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद वर्ल्ड इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी को और वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, एक दूसरे से मिलाना। फैक्टर फोस्टिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन था उसे फोर्स कौन से फैक्टर्स कर रहे थे, सबसे पहले टेक्निकली चेंजेस, यानी कि हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। कंपटीशन, इंडिया के अंदर हमें कंपटीशन की ज़रूरत थी। लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़, इंडिया के अंदर हमें क्या करना था, लाइसेंस वगैरह रिमूव करने थे, जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी रिमूव करनी थी, जिससे कि बाहर की कंट्री इंडिया के अंदर आके काम कर सके। एमरजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट एज अ सुपर पावर, यूनाइटेड स्टेट क्या था, सुपर पावर था, तो हमें उसे एमर्ज करना था इंडिया के अंदर, जिससे कि उससे बहुत सारी चीज़ें हम सीख सके। एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उनकी एक्सपीरियंस हमें चाहिए था, इसीलिए हमें ग्लोबलाइजेशन लाना पड़ा। अदर फैक्टर्स, बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमें ग्लोबलाइजेशन लाना पड़ा। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या फर्क पड़ा, सबसे पहले फेवरेबल क्या क्या अच्छे अच्छे इफेक्ट आए। सबसे पहले इंक्रीज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट करना इंक्रीज कर दिया। इसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो क्या होता है, एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा है इंपोर्ट से, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो। तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया, इंपोर्ट हमारा कम हो गया, ये था एक फेवरेबल चेंजेस ग्लोबलाइजेशन से। इसके बाद हाई टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई ग्लोबलाइजेशन से। स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट, यानी कि जो हमारा $1 के बदले में हमारे जो रुपीज़ आते हैं, 80 रुपीज़ आते हैं, अब ये कम होने लगे थे, फिर 70 आने लगे थे, 60 आने लगे थे, मतलब उस टाइम के हिसाब से जो भी कमी आई थी उस हिसाब से उनमें कमी आने लगी थी। एक्सचेंज रेट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब देखते हैं एडवर्स इफेक्ट, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या बेकार चीज़ें इंडिया के अंदर हुई। सबसे पहले डिक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, पहले इंडिया के अंदर केवल इंडियन इंडस्ट्री काम कर रही है, इंडिया की कंपनी काम कर रही है, तो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर केवल इंडिया की कंपनी काम कर रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रही है। अभी विदेश की कंपनी भी इंडिया के अंदर आके काम करने लगी, तो क्या हो गया, जो प्रॉफिट था वो बढ़ गया, थोड़ा सा विदेशी कंपनी कमाने लगी, थोड़ा सा इंडिया की कंपनी कमाने लगी, तो क्या हुआ, जो हमारी इंडियन कंपनी थी उनका प्रॉफिट क्या हो गया, अपने आप से कम हो गया। क्यों, क्योंकि विदेश की कंपनी आके भी इंडिया के अंदर का प्रॉफिट कमाने लग गई थी। इसके बाद शेयर इन कैपिटल एंड मैनेजमेंट बाय फॉरेन एंटरप्राइजेज, अभी देखो इंडिया के अंदर कंपनी तो आ रही थी, लेकिन उनके मालिक कहाँ थे, विदेश में बैठ के काम कर रहे थे, तो वो जो डिसीजन लेते थे उसकी वजह से इंडिया इंपैक्ट होता था। ग्लोबलाइजेशन का ये था एक एडवर्स इफेक्ट। इसके बाद रीजनल डिस्पैरिटी, अभी देखो जो विदेश की कंपनी आएगी वो हमसे ज़्यादा डेवलप है, ज़्यादा इनोवेटिव है, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कोई इतना ज़्यादा पूछता नहीं था। एक्सपोर्ट ऑफ प्रॉफिट्स, अभी देखो इंडिया के अंदर एक कंपनी आई, यहाँ पे काम किया, प्रॉफिट ले जाके यूएसए को दे दिया, यूरोप को दे दिया, जिस भी कंट्री की वो कंपनी होगी उस कंट्री को दे दिया। यार इंडिया को क्या मिला, इंडिया को कुछ खास नहीं मिल पाया ना, हाँ टेक्नोलॉजी इनोवेशन मिला, लेकिन जो इंडिया का प्रॉफिट था वो भी बाहर चला गया उसकी वजह से, तो जो प्रॉफिट था उसे क्या होने लगा, एक्सपोर्ट होने लगा। जो प्रॉफिट इंडिया का था, इंडिया कमा सकता था, उसे बाहर के लोग अब कमाने लग गए थे। ये थे एडवर्स इफेक्ट किसके, ग्लोबलाइजेशन के। इसके बाद सजेशन रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या सजेशंस है। सबसे पहले कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन प्रोडक्ट, जो इंडियन प्रोडक्ट है हमें उन्हें कॉम्पिटिशन बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। इसके बाद अलाइंसेस विद एमएनसी, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां उन्हें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी इन टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना पड़ेगा। इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए कि ये कंपनी हम इंडिया के अंदर आके फ्रॉड ना कर ले और फ्रॉड करके भाग ना जाए। इसके बाद मॉडर्नाइजेशन, जितना भी इंडिया के अंदर है उसमें हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिएगा। इसके बाद आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग क्या होती है, देखो एक कंपनी होती है, सपोज वो कंपनी ना अपना सारा काम खुद नहीं करती, मतलब कि एक कंपनी होती है, सपोज इस कंपनी के अंदर ना 5 अलग अलग टाइप के काम होते हैं। क्या होते हैं, 5 अलग अलग टाइप के काम होते हैं। ये काम होता है, ये काम होता है, ये काम होता है, ये काम होता है और ये काम होता है। अभी ये जो 5 अलग अलग टाइप के काम है ना, कंपनी बोलती है भाई देखो इसमें से ये काम तो मैं खुद करूँगी, ये काम खुद करूँगी, लेकिन ये जो काम है ये मैं दूसरी कंपनी को दे दूँगी। क्या दे दूँगी, दूसरी कंपनी को दे दूँगी, जिसको हमने बोला कंपनी 1। उसके बाद ये काम और कंपनी को दे दूँगी और किसी कंपनी को दे दूँगी, ये बोला कंपनी 2। इसके बाद ये काम और किसी कंपनी को दे दूंगी, ये बोला इसने कंपनी 3। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप के काम होते हैं। कुछ तो ये खुद कर लेती है, जैसे कि ये वाला काम इसने खुद किया, रेड वाला,
ये वाला काम इसने खुद किया और ये वाला काम इसने खुद किया, लेकिन कुछ काम इसने बाहर भेज दिया, ये वाला काम इसने बाहर भेज दिया, ये वाला काम इसने बाहर भेज दिया, ये वाला काम इसने बाहर भेज दिया। अभी ये जो काम बाहर भेज रही है, ये जो ब्लू से लिखा हुआ है, इसको हमने बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आउटसोर्सिंग भी होने लगी थी। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विस बाय कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। ये क्या है, ये कंपनी क्या है, आउटसाइड सोर्स है, ये आउटसाइड सोर्स है, ये आउटसाइड सोर्स है, ये आउटसाइड सोर्स है। इससे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करके अपना काम करवाया। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जितना भी पूरी दुनिया के अंदर, जैसे कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हो गया, ये इंडिया हो गया। अभी इंडिया इसको सामान भेजेगा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से सामान मंगाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब है ट्रेडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं। अभी ये जो ट्रेडिंग है ना, इसको देखने वाला चाहिए कि यार ये जो ट्रेडिंग हो रही है ये सही हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता जैसे भाई यूएसए है, उसके पास तो बहुत पैसा है, चाइना है, अभी चाइना के पास भी बहुत पैसा हो गया, यार ऐसा ना हो जाए कि ये फ्रॉड करने लगे। ऐसा ना हो जाए कि यार ये इंडिया से जो गरीब कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, अफ्रीका हो गया, उनके साथ फ्रॉड करने लगे। उन्हें तो बेचारों को वैसे भी कुछ नहीं पता, वो इतनी डेवलप नहीं है। तो ऐसा फ्रॉड ना होने लगे, इसीलिए हमने बनाया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जितना भी ये ट्रेडिंग का काम होता है ना, इसके ऊपर नज़र रखती है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनवरी 1 1995 में बनी थी। इसका काम क्या था, इसने रिप्लेस किसको किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले भी हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो कि ट्रेडिंग के ऊपर नज़र रखती थी। वो कौन सी थी, GATT, गेट। गेट को इसने रिप्लेस किया, पहले थी गेट, गेट को अब बंद कर दिया गया। उसके बाद WTO को लाया गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया। कब, 1 जनवरी 1995 के अंदर। इसका काम क्या था, हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ कंट्रीज, यानी कि जितनी भी कंट्रीज थी, जितनी भी वर्ल्ड WTO की मेंबर्स थी, उनको ग्रो करवाना इसका काम था। और परमानेंट वॉचडॉग भी थी। परमानेंट वॉचडॉग यानी कि जितना भी ट्रेडिंग का काम होगा उसके ऊपर ये क्या करेगी, नज़र रखेगी, उसके ऊपर ये क्या करेगी, वॉच डॉग की तरह काम करेगी कि इसके अंदर कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा। तो ये काम किसका था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा काम प्ले करती है, रोल प्ले करती है। क्यों प्ले करती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंदर जितना भी ट्रेडिंग का काम होता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इंडिया सामान मंगाता है, इंडिया सामान बेचता है, उसके ऊपर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है कि कोई कंट्री बीच में फ्रॉड ना कर दे। जो सामान आ रहा है या जा रहा है वो घटिया क्वालिटी का ना हो, उसका जितना प्राइस है ऐसा ना हो कि कोई कंट्री ज़्यादा प्राइस चार्ज कर ले, ऐसा ना हो कि उसकी क्वालिटी बेकार हो जाए। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसको कौन देखता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको देखता है। तो ये था आपका ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर हमने क्या किया, इंडिया का कनेक्शन बनाया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। इसके अंदर हमने क्या किया, इंडिया का कनेक्शन बनाया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, जिससे कि हम उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी इनोवेशन, उनकी इन्वेंशंस, उनका एक्सपीरियंस इंडिया के अंदर ला सके और इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो कर सके। अब हमारे पास टॉपिक 5 आता है अचीवमेंट्स ऑफ LPG पॉलिसीज। जो हमने LPG पॉलिसीज लाई, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको ही हम बोलते हैं LPG। LPG का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये जितनी भी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ही, जो भी हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंदर काम किया, उससे हमें अचीव क्या क्या हुआ। सबसे पहले राइज इन GDP, जो हमारी GDP थी वो इंप्रूव हो गई, इंक्रीज हो गई, राइज हो गई। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जितना भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व था वो भी राइज हो गया। कंट्रोल इन इन्फ्लेशन, जो भी इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन था वो भी कंट्रोल हो गया। राइज इन फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, जितना भी हमारा फॉरेन कैपिटल का फ्लो था, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हो गया और इंपोर्ट भी ज़्यादा हो गया। राइज इन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रीज सेक्टर, इंडस्ट्रीज सेक्टर के अंदर पहले कॉम्पिटिशन नहीं था, अभी कॉम्पिटिशन आ गया। कॉम्पिटिशन आने की वजह से क्या होता है, कॉम्पिटिशन आने की वजह से हर कोई अपना बेहतर देना चाहता है, अच्छे से काम करता है। तो कॉम्पिटिशन आ गया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हुई। राइज इन इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमी, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा दुनिया तो ग्रो कर रही है, इंडिया को वहीं का वहीं रह गया। तो इंडिया को भी हमें क्या करना था, ग्रो कराना था, जिसकी वजह से LPG यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से मेनली इंडिया भी पूरी दुनिया के साथ साथ ग्रो हो पाया। यानी कि हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया वर्ल्ड इकोनॉमी। जैसे जैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, इसी तरीके से इंडिया भी ग्रो होता जा रहा था। किसकी वजह से, LPG पॉलिसीज की वजह से। अभी हमारे पास टॉपिक 6 आता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है देखते हैं। जैसे एक कंट्री है, इंडिया एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया के अंदर ना कुछ करेंसी चलती होगी, क्या चलती होगी, करेंसी चलती होगी।
करेंसी का सिंपल मतलब क्या होता है, जो भी नोट होते हैं, नोट वगैरह होते हैं, 500 के नोट होते हैं, 1000 के नोट होते हैं, वो सब चीज़ें चलती होगी। सपोज़ इंडिया के अंदर ना 50 का नोट चलता है, 100 का नोट चलता है, 200 का नोट चलता है, 500 का नोट चलता है और 1000 का नोट चलता है। कितने का नोट चलता है? 1000 का नोट चलता है, ठीक है। ये सारे नोट्स इंडिया के अंदर चलते हैं। अगर इंडिया कल को बोलने लगे कि यार ये जो नोट्स है ना, इन्होंने इनको अपने पास इकट्ठा कर लिया, इसका मतलब क्या है कि ये जो लोग हैं ना, लोग क्या करते हैं, जो हमारी पब्लिक है, पब्लिक इतनी भोली नहीं है। पब्लिक क्या करती है ना, सपोज पब्लिक की क्या होती है, इनकम होती है। पब्लिक को किसी ने पैसे दिए, यानी कि पब्लिक की अभी इनकम हुई। अब पब्लिक को इस इनकम पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अभी ये जो इसके पास पैसे आए, उसमें से थोड़ा सा पैसे इसे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जिससे कि इसको ये टैक्स ना देना पड़े। ये क्या करती है पब्लिक? इस पैसे को कैश में इकट्ठा कर लेती है। क्या कर लेती है? इस पैसे को कैश में इकट्ठा कर लेती है। किस में? कैश में इकट्ठा कर लेती है। अभी कैश में इकट्ठा करने से क्या होगा कि किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि इसकी इनकम हुई या नहीं। सपोज किसी ने मुझे कैश में पैसे दे दिए, गवर्नमेंट को पता चल पाएगा कि मेरी इनकम हुई या नहीं हुई। अगर वो मुझे बैंक में पैसे देते तो उन्हें पता चल जाता, हाँ भाई, गवर्नमेंट को पता चल जाता बैंक से, क्योंकि वो पूछ सकता था, कमर्शियल बैंक उसके कंट्रोल में है सब कुछ, तो वो पूछ सकता था बैंक के अंदर, हाँ भाई इस इंसान की इनकम हुई, टैक्स इसका अभी तक आया नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट को यही नहीं पता चलेगा, मेरी इनकम ही नहीं हुई, तो मैं क्या करूंगा कि टैक्स दे ही नहीं, दूंगा ही नहीं कभी भी। इसीलिए मैं अपना पैसा कैश में ले लूंगा। अभी ये जो कैश में पैसा आया ना, इसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी बोलते हैं। तो ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा था, इंडिया के अंदर चल रहा था बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट को पता था कि ये जो पब्लिक है ना, ये अपने पास पैसे इकट्ठा करके बैठी है। बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी इंडिया के अंदर हो चुकी है। अब इस ब्लैक मनी को कैसे हम सही करें, इस ब्लैक मनी को कैसे सही किया जाए? तो इंडिया वालों ने क्या सोचा, इंडिया की गवर्नमेंट ने सोचा, मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है उसने सोचा कि ये जो इंडिया के अंदर 500 और 1000 के नोट है ना, ज़्यादातर लोगों ने यही इकट्ठे किए हुए हैं। 10 के नोट तो इकट्ठे नहीं करेंगे, पूरा कमरा थोड़ी ना भर देंगे। तो 500 और 1000 के नोट ज़्यादातर इकट्ठे किए हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो, जो भी ये 500 और 1000 के नोट है ना, जो भी ये 500 और 1000 के नोट है, ये चलने बंद हो जाएंगे। यानी कि इनका जो लीगल टेंडर है वो बंद हो जाएगा। ये चलने क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ओके। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो हमारे 500 और 2000 के नए नोट है ना, वो इंडिया के अंदर आ जाएंगे। पहले क्या होता था? पहले इंडिया के अंदर 500 और 1000 के नोट चलते थे। अभी क्या होगा? 500 के नए नोट और 2000 के नोट आ जाएंगे। ठीक है। अभी इसकी वजह से होगा क्या? जितने भी लोगों ने कैश में ब्लैक मनी को भर के अपने पास रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? जितने भी लोगों ने कैश में ब्लैक मनी को भर के अपने पास रखा हुआ है, इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन लोगों को ये सारा का सारा पैसा बैंक के अंदर जमा कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये सारा का सारा पैसा बैंक के अंदर जमा कराना पड़ेगा। और अगर ये बैंक के अंदर जमा कराने जाएंगे इस पैसे को, तो बैंक पूछेगा नहीं कि यार तुमने ये पैसा ला तो दिया, ठीक है, लेकिन क्या तुमने इस पे टैक्स भी दिया था? सपोज मैं गया 1 लाख रुपए जमा कराने, क्या करने? 1 लाख रुपए जमा कराने। बैंक पूछेगा 1 लाख रुपए तेरे पास आए कैसे? इतना सारा कैश तेरे पास कर क्या रहा है? क्या तू टैक्स बचा रहा है? तो बैंक ये चीज़ पूछेगा नहीं? पूछेगा। तो इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो ये 500 और 1000 के नोट थे, उसकी वजह से जितनी भी ब्लैक मनी थी वो क्या हो गई? वो बेकार हो गई। यानी कि लोग बैंक में तो जाएंगे नहीं। अब भाई देखो, किसी ने ब्लैक मनी इकट्ठा किया हुआ है, क्या वो बैंक में जाके अपने आप को पकड़वा ले कि यार मैंने तो ब्लैक मनी इकट्ठा किया था, मेरे से गलती हो गई? नहीं करेगा ना। वो अपने पैसों को ऐसे ही फेंक देगा चाहे, लेकिन बैंक के अंदर नहीं जाएगा अपने पैसे को देने। तो जो भी ब्लैक मनी थी ना, वो खत्म हो जाए, जिससे कि ये ब्लैक मनी खत्म हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है? ये डिमोनेटाइजेशन होता है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो भी नोट पहले चल रहे थे उनको हम क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। उनकी वजह से हम नए नोट ले आते हैं। हमने क्या किया 2016 में 11 नवंबर को हमने क्या किया कि 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे उनको हटा दिया, और जो 500 और 2000 के सही नोट थे उनको नया ला दिया। अभी ऐसा तो नहीं है हर किसी के पास ब्लैक मनी है। मान लिया कुछ लोगों के पास ब्लैक मनी है, पर कुछ लोगों के पास वाइट का पैसा भी तो होगा ना। अब वो वाइट के पैसे को क्या करेंगे? वो वाइट के पैसे को एक्सचेंज करा सकते हैं। वाइट के पैसे को एक्सचेंज करा सकते हैं। एक्सचेंज किससे कराएंगे? बैंक से आप एक्सचेंज करा सकते हो। यानी कि एक्सचेंज का मतलब नए नोट आप पुराने नोट आप देख सकते हो और नए नोट आप ले सकते हो। तो ये था आपका ऑल अबाउट डीमोनेटाइजेशन। ये क्या था आपका? डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है क्योंकि इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर अगर ब्लैक मनी ज़्यादा हो जाएगी तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? डिमोनेटाइजेशन कर सकती है। मतलब कि पुराने नोटों को बंद कर देगी, जो भी कैश में लोगों ने जमा किया हुआ है वो बेकार हो जाएंगे और नए नोटों को लेकर आ जाएगी। अभी
अगर किसी के पास व्हाइट का पैसा है वो एक्सचेंज करा सकता है, किसी के पास ब्लैक मनी है वो एक्सचेंज नहीं करा पाएगा, और ये ब्लैक मनी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी जिसने भी इकट्ठी की हुई है। तो ये था आपका ऑल अबाउट डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टिपिंग अ करेंसी यूनिट फ्रॉम इट्स लीगल स्टेटस, एक करेंसी को आप बंद कर दोगे, उसकी वजह से चेंज इन नेशनल करेंसी, उसकी वजह से आप नई करेंसी ले आओगे, प्रेजेंट करेंसी को आप पुल ऑफ कर लोगे और न्यू करेंसी को आप सर्कुलेट कर दोगे। टोटल टाइप ऑफ डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन कितने टाइप का होता है? सबसे पहले टोटल डिमोनेटाइजेशन, यानी कि अगर इंडिया के अंदर इतनी करेंसी चलती है, अगर ये सारी की सारी डिमोनेटाइज हो जाती है ना, ये सारी की सारी करेंसी, तो उसको हम बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। लेकिन इंडिया के अंदर केवल और केवल 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइज हुए थे, तो इसको हमने बोला पार्शियल डिमोनेटाइजेशन। अगर थोड़ी सी करेंसी यानी कि कुछ सेलेक्टेड करेंसी होगी डिमोनेटाइज, तो उसको हम पार्शियल बोलेंगे, और सारी हो जाएगी तो उसको हम टोटल बोलेंगे। पर्पस क्या था डिमोनेटाइजेशन के पीछे? करप्शन को कम करना, इन्फ्लेशन को कम करना। इसके बाद काउंटरफिट करेंसी, यानी कि जो करेंसी बेकार हो गई, पुरानी हो गई, जिसमें जर लग गया या फिर नोट फटवट गई, उन सबको सही करना। टैक्स एविएशन, यानी कि अगर लोग टैक्स नहीं देते, अभी ब्लैक मनी के टाइम पे हुआ क्या था, लोगों ने टैक्स से बचने के लिए तो ब्लैक मनी को इकट्ठा किया था, जो लोगों ने टैक्स नहीं दिया उनको अब टैक्स देना पड़ेगा। इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी। हिस्ट्री ऑफ डिमोनेटाइजेशन, ऐसा नहीं है कि 2016 में पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था, पहले भी डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। 12/1/1946 को सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसके अंदर 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो गए, और 10 दिन के अंदर जिनके पास भी व्हाइट का पैसा था वो लोग उसको चेंज करा सकते थे। उसके बाद 16/1/1978 के अंदर भी डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसके अंदर 1000, 5000 और 10,000 का, पहले 5000 और 10,000 का नोट आता था। ये देखो ऐसा वो दिखता था, ये 10,000 का नोट है। तो ये 1000, 5000 और 10,000 का नोट चलना बंद हो जाएंगे। 3 दिन में लोग इसको एक्सचेंज करा सकते हैं बैंक के अंदर से। कब हुआ था ये? 16/1/1978 को। उसके बाद जो हमने आंखों से देखा वो कब हुआ था? 8/11/2016 को, यानी कि 8 नवंबर 2016 को। ये क्या हुआ था? डिमोनेटाइजेशन हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो गए थे, और 50 दिन में लोग उसको एक्सचेंज करा सकते थे, जिनके पास भी लोगों के पास पुराना पैसा था, पुरानी करेंसी थी, 50 दिन के अंदर वो उसको एक्सचेंज करा सकते थे बैंक से। ठीक है, अब डिमोनेटाइजेशन ऑफ 2016 वाला, ये वाला जो डिमोनेटाइजेशन है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके अंदर हुआ क्या? 8 नवंबर 2016 को ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसके अंदर डिमोनेटाइजेशन के अंदर 500 और 1000 के जो नोट थे वो चलने बंद हो गए थे। उसकी जगह 500 का नया नोट आया था, और 2000 का नोट हमारे पास आया था। इसको हम चेंज कितने दिन में करवा सकते थे? 50 दिन की लिमिट थी, बैंक के अंदर जाके कोई भी चेंज करा सकता है पुराने नोट को। ये जो लिमिट थी ये एक्सचेंज पर डेट और विड्रॉ पर डेट। अगर देखो कोई 1 लाख रुपए जमा कराने जाएगा, तो बैंक पूछेगा यार तू 1 लाख रुपए पुराने नोट से कर क्या रहा है, तेरे पास ये ब्लैक मनी तो नहीं है, तूने इस पर टैक्स दिया है या नहीं दिया? तो आप 1 लाख नहीं करा सकते। लिमिट कितनी थी? केवल और केवल 4000। अगर आप 4000 एक दिन में करा सकते हो, कोई कुछ नहीं पूछेगा। 4 से 5 भी हो गए ना, तो भी लोग पूछेंगे कि यार 5000 रुपए तेरे पास आए कहाँ से? तो 4 तक तो आप करा सकते थे, उससे ज़्यादा आपको पूछताछ करनी पड़ती। इसके बाद मिक्स्ड रिएक्शन बाय पब्लिक। अभी देखो अगर कुछ भी चीज़ें इंडिया के अंदर होती है, इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया में कुछ भी होती है, तो पब्लिक का एक रिएक्शन आता है, यानी कि वो चीज़ या तो अच्छी होगी पब्लिक की नज़रों में या खराब होगी। तो इसमें क्या था? मिक्स्ड रिएक्शन था। ये जो डिमोनेटाइजेशन था, कुछ लोग सोचते थे अच्छा है, कुछ लोग सोचते थे बुरे थे, बुरा है। और जो अपोजिशन है वो भी इसके ऊपर क्या थी? अपोजिशन करती थी कि यार ये वाली चीज़ बेकार हो सकती है। मतलब कि ये आया कब था? जब बीजेपी की पार्टी थी जब आया था। और जो हमारी कांग्रेस हो गई, जो हमारी आप हो गई, या फिर जो भी और पार्टीज़ हो गई, वो सब क्या करते थे? वो सब बोलते थे कि यार ये चीज़ बेकार है, बेकार है। इसका मतलब डिमोनेटाइजेशन के जो अपोजिशन थे, बीजेपी के जो अपोजिशन थे, उन्होंने इसको बेकार बोला था, और पब्लिक ने मिक्स्ड बोला था। कुछ पब्लिक सोचती थी अच्छा है, कुछ पब्लिक सोचती थी बेकार है। इफेक्ट ऑफ 2016 डिमोनेटाइजेशन। इस डिमोनेटाइजेशन से हमें मिला क्या? पोस्ट इंडियन कैशलेस इकोनॉमी। इंडिया क्या बना? कैशलेस इकोनॉमी। आप देखोगे डिमोनेटाइजेशन के बाद ये तो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह आए, तो क्या हुआ? कैशलेस इकोनॉमी बन गया इंडिया। टैक्स पेमेंट, जो लोग टैक्स नहीं देते थे अब वो टैक्स देने लग गए। एंड टू ब्लैक मनी, ब्लैक मनी खत्म हो गई। इसके बाद टेररिस्ट फंडिंग। अभी जो तो था ना, पाकिस्तान से हमारे पास करेंसी आती थी, वो क्या होते थे? डुप्लीकेट नोट होते थे, यानी कि टेररिस्ट जो थे वो फंडिंग करते थे इंडिया के अंदर, जिससे कि इंडिया के अंदर बुरे काम किए जा सके। तो वो सारी चीज़ें भी बंद हो गई, जिसकी वजह से हमने डिमोनेटाइजेशन की वजह से वो सारी चीज़ें भी कम हो गई। इसके बाद ग्रोथ एंड रिवेन्यू ऑफ MSME। MSME का मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज
एंटरप्राइजेस, ये क्या है, MSME की फुल फॉर्म होती है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो छोटी मोटी जो हमारी कंपनीज होती थी उनको भी हेल्प मिली डीमोनेटाइजेशन की वजह से, उन्होंने भी क्या किया, बाद में उन्होंने भी ग्रो किया। तो ये था आपका ऑल अबाउट डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के ऊपर एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा डीमोनेटाइजेशन 2016 में क्या हुआ था, उससे पहले उसकी हिस्ट्री क्या थी, डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये टोटल डीमोनेटाइजेशन, पार्शियल डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं 2016 में हमने क्या किया था, टोटल डीमोनेटाइजेशन किया था या पार्शियल, तो आप क्या बोलोगे, पार्शियल किया था। क्यों? क्योंकि हमने केवल 500 और 1000 के नोट चेंज किए थे, 100 के, 50 के, 10 के, 20 के वो नोट हमने चेंज नहीं किए थे। तो ये था आपका ऑल अबाउट डीमोनेटाइजेशन। तो अब आता है इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक, टॉपिक 7, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस यानी कि जीएसटी। इसके बारे में आपने पहले ज़रूर सुना होगा। जीएसटी क्या होता है, देखो अगर कोई भी इंसान है, ये हमारी गवर्नमेंट है, अगर इस इंसान की इनकम होती है, इसकी क्या होती है, इनकम होती है, इसने कहीं से भी पैसा कमाया, तो उसमें से थोड़ा सा पैसा इसको किसे देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं टैक्स। और टैक्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक जो टैक्स का टाइप हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो एक इंसान की जो भी इनकम होती है उसमें से उसे थोड़ा सा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। टैक्स बहुत टाइप के हो सकते हैं। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, एक टाइप का टैक्स है, ठीक है। इंडिया के अंदर जीएसटी लाया गया, जीएसटी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान हुए, या फिर जीएसटी को हम लाए क्यों, कौन सा गोल हमें अचीव करना था जिसकी वजह से हमें जीएसटी की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहली, कास्केडिंग इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो सपोज ये एक प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर ने सामान खरीदा 400 रुपये का, उसके बाद इसने इसकी हेल्प से कुछ 600 रुपये का सामान बनाया, 600 रुपये का सामान इसने किसी और को दे दिया, यानी कि प्रोड्यूसर 2 को दे दिया। अभी प्रोड्यूसर 2 ने कितने का सामान खरीदा, 600 रुपये का, इसने उसकी हेल्प से 1000 रुपये का सामान मंगाया, कितने की हेल्प से, 1000 रुपये का सामान मंगाया। अगर आप इस पर बोलो कि अगर 10% हमारा जीएसटी लगता है, 10% अगर हमारा जीएसटी लगता है, तो 600 रुपये के ऊपर 10% जीएसटी कितना लगेगा, 60 रुपये का जीएसटी हमारा बन जाता है, ठीक है। 1000 रुपये के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा, 100 रुपये का जीएसटी बन जाता है। लेकिन अगर आप देखो इस 1000 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, इस 1000 में 400 रुपये की तो मेहनत वो वाली इंक्लूड है जो कि इसने की है, इसने 600 का 400 बना दिया, तो 400 रुपये की तो ये वाली मेहनत इंक्लूड है। इसमें एक और चीज़ इंक्लूड है, क्या, ये वाले 600 रुपये, ये वाले 600 रुपये भी इस 1000 रुपये में इंक्लूड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप क्या समझोगे, आप ये चीज़ समझ पाओगे कि ये जो 600 रुपये है इस पर हमने एक बार तो टैक्स यहाँ लगा दिया, और ये जो 600 रुपये है इस पर हमने दोबारा से टैक्स लगा दिया, तो ये क्या हो गया, कास्केडिंग इफेक्ट हो गया, यानी कि एक चीज़ पे दो दो बार टैक्सेस लग गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ ना, एक चीज़ पे दो दो बार टैक्स लग जाएगा तो यार ये तो गलत है ना, एक चीज़ पे सिर्फ एक बार टैक्स लगना चाहिए। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट हमको हटाना था। ये जितना भी दिक्कतें थी ये 1000 रुपये में जो भी 600 रुपये प्लस 400 रुपये, ये 600 रुपये किसके थे, 600 रुपये ये वाले थे। तो ये वाले पैसे को 600 रुपये पे दोबारा टैक्स ना लगे, ये चीज़ें हमें हटानी थी। तो ये क्या किया, ये गवर्नमेंट ने बोला कि तुम आईटीसी ले सकते हो। आईटीसी का मतलब क्या होता है, मतलब अगर ये तुम्हारे 100 रुपये का तुम टैक्स दे रहे हो, 60 का इस पर टैक्स ऑलरेडी जा चुका है, तो 60 माइनस करो और केवल 40 रुपये का टैक्स तुम ले सकते हो। और ये जो 60 माइनस करोगे इसको तुम बोलोगे आईटीसी, इसको आप क्या बोलोगे, आईटीसी। आईटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो क्योंकि डबल डबल टैक्स लग रहा था, डबल डबल टैक्स ना लगे, कास्केडिंग इफेक्ट, अगर डबल टैक्स लगता है तो उसको हम कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट ना हो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो अगर पहले टैक्स दे चुके हो तो उसे आप माइनस कर सकते हो, माइनस करे हुए टैक्स को आप बोलोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जीएसटी के अंदर पहले आप डबल टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो हमारी पहले थी ना उसमें डबल डबल लग जाता था, किसी को पता ही नहीं चलता था। लेकिन जीएसटी के अंदर अब डबल टैक्स नहीं लगता, यानी कि ये था एक ऑब्जेक्टिव जीएसटी को लाने का, जिससे कि हमारे कास्केडिंग इफेक्ट से हमें छुटकारा मिल जाए। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था उसको हमें बदलने की ज़रूरत थी। ग्रोथ ऑफ रिवेन्यू, अब हमें क्या करना था, रिवेन्यू को इंक्रीज करना था। जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है लोगों से ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स लेना चाह रही थी, ज़्यादा लेगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएगी। रिडक्शन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड अननेसेसरी वेस्टेज, जो भी
भी अननेसेसरी वेस्टेज होती थी। भाई यहाँ पे वेस्टेज ही तो हो रही है लोगों के पैसे की। लोग क्या कर रहे हैं, पहले 60 पे लगा रहे हैं, फिर 100 पे लगा रहे हैं, दो बार लगा रहे हैं, तो लोगों के पैसे की वेस्टेज ना हो, इस वजह से हमें जीएसटी चाहिए था। एलिमिनेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टैक्स, यानी कि ये भी एक तरह का कास्केडिंग इफेक्ट हो गया। 1 पॉइंट सिंगल टैक्स, एक कंट्री के अंदर एक टाइप का टैक्स होना चाहिए। अब क्या है, पहले क्या था, वैट था, कैट था, अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे। अब क्या है, केवल और केवल एक टैक्स है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। रिडक्शन इन एवरेज टैक्स बर्डन, जितना भी एवरेज टैक्स बर्डन था उसमें रिडक्शन आ गया। रिडक्शन इन करप्शन, जो हमारा करप्शन था वो भी कम हो गया जीएसटी की वजह से। टाइप ऑफ जीएसटी लॉ, जीएसटी लॉ दो टाइप के होते हैं, एक तो सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। जैसे आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, 1000 रुपये का आपने सामान खरीदा, तो इस पर दो टैक्स लगेंगे, क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी, और सेंट्रल सीजीएसटी का होता है सेंट्रल जीएसटी। सीजीएसटी कौन रखता है, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो रखती है, और स्टेट कौन रखता है, जो भी हमारी स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो रखती है। बेनिफिट क्या थे, सबसे पहला कवरेज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में अभी हमने पढ़ा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आप इसको माइनस कर सकते हो, और उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं। अगर एक चीज़ के ऊपर टैक्स पहले लग चुका है, 60 रुपये के ऊपर लग चुका है, तो 100 के ऊपर 60 जो इसमें इंक्लूड है, इसमें दोबारा तो आप नहीं लगाओगे, तो इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 1000 के अंदर दो चीज़ें इंक्लूड थी, ठीक है। इसके बाद नीड टू पे अ सिंगल टैक्स, अभी ज़्यादा कंप्लाइंसेस नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, केवल और केवल एक टैक्स पे करना है, क्या, जीएसटी। पहले क्या करता, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्स पे करने थे। यूनिफॉर्म टैक्स रेट, हर चीज़ पे एक टैक्स रेट होगा। पहले क्या होता था कि यूपी के अंदर टैक्स रेट 20% है, और तमिलनाडु के अंदर टैक्स रेट 18% है। तो यार ये क्या दिक्कत है, लेकिन जीएसटी के अंदर ऐसा क्यों होता था, क्योंकि अलग अलग टैक्स लगता था। यूपी के अंदर अलग टैक्स लग रहा है और तमिलनाडु के अंदर अलग टैक्स लग रहा है, लेकिन अब क्या होने लगा, हर दोनों स्टेट के अंदर जीएसटी लगने लगी, तो टैक्स का जो रेट था वो भी सेम हो गया। बेटर कंप्लाइंसेस, यानी कि ये जो जीएसटी थी ना, ये थोड़ी सिंपल थी, इसीलिए बेटर कंप्लाइंसेस हो सकता था। रिडक्शन द टैक्स बर्डन, इंडियन प्रोड्यूसर इंटरनेशनल मार्केट हैज़ इंक्रीज। अब क्या हुआ ना, क्योंकि टैक्स बर्डन रिड्यूस हो गया था प्रोड्यूसर के ऊपर, तो वो क्या कर पा रहे थे, एक्सपोर्ट कर पा रहे थे अपना सामान। प्राइस ऑफ गुड्स रिड्यूस इन लॉन्ग टर्म, जो गुड्स के प्राइस थे वो कम हो गए लॉन्ग टर्म के अंदर। 5 साल 10 साल बाद हमने देखा जो गुड्स के प्राइस थे वो अपने आप से कम हो गए। तो ये था आपका ऑल अबाउट जीएसटी। जीएसटी क्या है, एक टैक्स है, एक टाइप का टैक्स है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी दो टाइप का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट रखती है। ये थे कुछ जीएसटी के पॉइंट्स।